तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पहला हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन के बारे में हम लोग बताए थे, फ्यूजन का मतलब क्या समझना है, मेल्टिंग समझना। फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग समझना है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट से। एक हमारे पास बीकर है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ आइस का टुकड़ा डाल देते हैं और इसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं और हम लोग उसका रीडिंग चेक करते हैं। तो हम लोग जब लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल करके उसका रीडिंग चेक करते हैं तो रीडिंग कितना रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब उसको हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सप्लाई सम हीट। अब ये हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी आर गिविंग सम एनर्जी। और हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसा हीट एनर्जी दे रहे हैं हम लोग और ऐसा टेम्परेचर नोटिस कर रहे हैं। तो आइस क्या होता है, आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। और उस कंडीशन तक जब उसमें कुछ आइस का टुकड़ा हो और कुछ वाटर हो, इस कंडीशन तक जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें टेम्परेचर का रीडिंग कितना रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इतना सारा जो हम हीट सप्लाई किए वो हीट कहाँ गया, है ना। तो उसी को हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबको समझ में आ गया। वो सारा हीट जो आइस को मेल्ट कराने में चला गया वो हाइड हो गया, वो हिडन टेम्परेचर था, वो हिडन हीट था, दैट हिडन हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। तो उस समय वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो वो जो टेम्परेचर था वो कहाँ चला गया, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, विच वन इज बेटर, आइस और कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग पर्पसेस। क्या बेटर होता है, आइस हमेशा बेटर होता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा हीट है, बहुत सारा ऐसा टेम्परेचर है जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग कूल करना चाहते हैं उसका वो हीट क्या करेगा, लेटेंट हीट के तौर पर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है भाई, इसीलिए क्या होता है, आइस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बेटर होता है। किसके लिए, कूलिंग पर्पस के लिए। लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 3.34 × 10⁵ जूल। ठीक है, क्लियर हो गया। लेटेंट हीट क्या है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन था, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट्स द रीजन, the reason is for melting each kilogram of ice it takes latent heat of 3.034 into 10⁵ joules from the substance and hence cools the substance more effectively। ठीक है भाई, हाथ में हम लोग आइस रखते हैं तो हमारे हाथ का वो क्या करता है, टेम्परेचर लेना शुरू कर लेता है। क्यों लेना शुरू करता है, लेटेंट हीट के तौर पर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें कुछ क्या करते हैं, वाटर लेते हैं एक बीकर में, ये वाटर एज्यूम करना है कि यहाँ तक क्या है, फील्ड है। ठीक है भाई, समझ गए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस केस की तरह थर्मामीटर डालते हैं। कौन सा थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है, और उसको हम लोग सस्पेंड करते हैं और उसका टेम्परेचर नोटिस करते हैं कितना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लेम लगाते हैं और उसको हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, बाय यूजिंग अ बर्नर। और ऐसे हीट सप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हर 1 मिनट टेम्परेचर नोटिस करते हैं। किसका, वाटर का। जब हम लोग ऐसा टेम्परेचर नोटिस करते हैं तो कुछ देर तक क्या दिखता है, हम लोगों को मिक्स करते रहना है पानी को। ठीक है, क्योंकि नीचे जो है सारा हीट रहता है, धीरे धीरे ऊपर आता है। अगर तुम इसको ऐसा मिक्स कर दोगे तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर राइज करके कहाँ पहुंचता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान देना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, वाटर बॉइलिंग करना शुरू कर दिया है और स्टीम में बदलना शुरू कर दिया। अब समझना जरा सा अच्छे से। ठीक है, लेकिन उसके बाद जितना भी हम लोग हीट सप्लाई दे रहे हैं वो हीट क्या हो जा रहा है, हीट क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट रहता है। अब हीट इंक्रीज नहीं करता। एज द हीट सप्लाई इज कंटिन्यूड देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। एक बार जब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो जाता है, उसके बाद बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। ठीक है भाई, एज द हीट सप्लाई इज कंटिन्यूड देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर
द थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दैट्स व्हाई वी सिंपली से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट वन अनदर विद सर्टेन फोर्सेस। These forces of attraction hold the water particles together in the liquid state. The heat supplied to water during boiling is used to overcome the forces of attraction. एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये। हम लोग जो हीट सप्लाई करते हैं वो हीट सप्लाई किस लिए करते हैं? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, ये जो हीट सप्लाई किए ये क्या किया? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद ये भी वेपर बन गया, ये भी वेपर बन गया। समझ गए बात को? तो समझ गए? तो ये जो हीट सप्लाई करते हैं हम लोग किससे करते हैं? इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये टेम्परेचर जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? दिस लेटेंट हीट मतलब हिट एंड हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या हो गया? Does not increase the kinetic energy of water particles and hence no rise in temperature takes place. तो जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज करता जा रहा है, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स लाइन अप हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? These forces of attraction hold the water particles together in the liquid state. The latent heat of vaporization of a liquid is, इसको लिख लीजिए, the latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat. It is what? It is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the liquid. Previous case में हम लोग 1 kilogram of the solid देखे थे। At its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. That is called latent heat of vaporization. लिख लीजिए इसको। हाँ, तो इसको लिख लिए भाई? Yes sir. चलिए बढ़ते हम लोग आगे। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, इसको याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स। ये इंटू का साइन है ना? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है ना? ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर का। देख लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में बात करें तो कितना है? 273 ऐड करेंगे और 373 केल्विन लिख देंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो एक चीज ध्यान देना है, बॉइलिंग वाटर जो है और स्टीम जो है दोनों में क्या अंतर है? बॉइलिंग वाटर जो है ना उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन स्टीम का टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे रोटी बन रहा है, रोटी का अगर वो होल से अगर स्टीम लगता है तो ज्यादा बर्निंग देता है, नहीं देता है, तो उसका टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए लिखा द बर्न्स काउज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज काउज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। ठीक है, both of them are at 100 degree centigrade. When water changes into steam, it absorbs latent heat. ये ध्यान देना है। Steam contains more heat in the form of latent heat than boiling water. Boiling water का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन स्टीम जो बनता है वो क्या करता है? सारा लेटेंट हीट लेकर के निकलता है, तो उसके पास हीट बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है भाई, इसलिए उसका बर्निंग क्या होगा? हमेशा सीवियर होगा, सीवियर देन दी बॉइलिंग वाटर। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है भाई, द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द प्रेशर चेंजेस। घर में यूज करते हैं हम लोग सिलेंडर, गैस सिलेंडर दैट इज फिल्ड विद ब्यूटेन गैस। इट इज टर्म्ड एज एलपीजी। क्या बोलते हैं इसको? एलपीजी। इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसको हम लोग क्या करते हैं? अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस करते हैं तो गैस क्या होता है? कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आया? ठीक है, प्रेशर से हम लोग क्या कर सकते हैं? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर भी रिड्यूस करके हम लोग गैस से लिक्विड बना सकते हैं। ठीक है, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। वी हैव बोथ द वेज, प्रेशर अप्लाई करके भी और टेम्परेचर लोअर करके भी हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को।
ठीक है, गैस सिलेंडर है हमारा, ऐसा पिस्टन लगा रहता है, इसको जब हम लोग कंप्रेस करते हैं क्या होता है, गैस पार्टिकल्स क्लोजर हो जाता है और वो लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, समझ गए। While applying pressure to liquefy gases, it is necessary to cool them to take away the heat produced during compression. Compression से heat produce होता है, उसको cool करना जरूरी है। जैसे आप उसको cool करते हैं, liquefy हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। If enough force is applied to the piston, the gas is highly compressed and it is converted into its liquid state. ठीक है, थोड़ा कूल करेंगे क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई करने से क्या फायदा होता है, ज्यादा गैस हम लोग उसी सिलेंडर में कैरी कर सकते। ठीक है, अगर लिक्विफाई ना करें, सिर्फ गैस फिल कर दें, तो सिलेंडर 2 दिन में खाली हो जाएगा। रोज रोज सिलेंडर ही लाना पड़ेगा, है ना, क्या समझे। रोज कुआं खोदिए, रोज पानी पीजिए वाला सिस्टम हो जाएगा, नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विफाई करके यूज करते हैं, ताकि अधिक से अधिक गैस एक ही सिलेंडर में भरा जा सके। नहीं, यानी तो घर इतना बड़ा सिलेंडर लेना पड़ेगा, 1 महीना अगर चलाना बिना लिक्विफाई किए तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करके लिक्विफाई कर लेते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ गैस get so close together that they start attracting each other sufficiently to form a liquid. Now applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. ठीक है भाई, एग्जांपल लेते हैं हम लोग दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ठीक है, एक एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस। क्या इसके बारे में सुने हैं हम लोग? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छे। कार्बन डाइऑक्साइड केस में क्या होता है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इट सॉलिडिफाइज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लिक्विफाई नहीं होकर के सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड दे आर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट, नॉट इन लिक्विड स्टेट, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atm, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। ठीक है भाई, एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आर नोन एज ड्राई आइस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, क्योंकि ये आइस ऐसा है जो आपको भिगाता नहीं। क्यों नहीं भिगाता भाई, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नेफ्थलीन बॉल सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस स्टेट में चला जाता है। जैसा कैम्फर सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में चला जाता है। ठीक है भाई, ये है हमारा ड्राई आइस। जब भी इसको हम लोग रिलीज करेंगे, ये डायरेक्ट क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देख ले हैं। सॉलिड है, गैस है, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैसेस एंड वाइस वर्सा, गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, इट इज टर्म एज सब्लिमेशन। ठीक है भाई, इट इज अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state or vice versa is called sublimation. क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? Now some examples of sublimentary substances. We have ammonium chloride, we have discussed it earlier, we have camphor, we have anthracene, we have carbon dioxide in its solid state. ठीक है, iodine, these were the examples of द सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नेफ्थलीन बॉल्स जो कपड़े में हम लोग यूज करते हैं और टॉयलेट्स में यूज करते हैं, ये क्या होता है, जैसे ही ये नेफ्थलीन बॉल्स क्या होता है, रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ये क्या होता है, अपने गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है सब्लिमेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं चाइना डिश, और उसमें डालते हैं क्या, पाउडर्ड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कौन बताएगा, प्रीवियस क्लास में लिखा था NH4Cl। ठीक है, अगर कोई भूल जाते तो लिख लीजिए भाई, अमोनियम क्लोराइड लिखिए, साइड में इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, बार बार लिखिए, 25 बार लिखिए, याद हो जाए। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं एक फनल से, क्या बोलते हैं, और फनल कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए। फनल के ऊपर में क्या रखेंगे, कुछ कॉटन डाल देते हैं। ठीक है, फनल के ऊपर में क्या करते हैं, हाँ, इसमें कॉटन बीच में डाला गया, बीच में डाल सकते हैं,
ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो अमोनियम क्लोराइड का वेपर है वो फनल से बाहर ना जा सके, ठीक है भाई। और ऐसा बीच में कॉटन डाल के हम लोग जब इसको ब्लॉक कर दिए तो इसका मतलब इसका जो वेपर है वो बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और इसको जब हम लोग अब हीट करना शुरू करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, पाउडर्ड अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन में जाएगा और डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किसमें, इन इट्स गैसियस स्टेट। और वो गैस बाहर जा नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, ऊपर जाना शुरू करेगा और फिर क्या होगा, ठंडा होकर के वहां जमा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए भाई, नाउ वी विल डिस्कस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन और दो है, एक प्रोसेस हमारे पास इवेपोरेशन, एक प्रोसेस हमारे पास बॉइलिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? बॉइलिंग जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर होता है, व्हाइल इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही आ गया उसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो कन्वर्जन होता है लिक्विड का गैस स्टेट में, दैट इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में अकर एट एनी टेम्परेचर बिलो, जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इज इट ओके? ठीक है भाई। इवन एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एयर प्रेशर वाटर कन्वर्ट्स इट्स इनटू गैस स्टेट, दैट इज कॉल्ड वेपर, दैट इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन, ठीक है भाई। अब है रेट ऑफ इवेपोरेशन, हम लोग समझेंगे। एक बीकर लिया, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जो टॉप लेयर होगा वो क्या होगा, हमेशा इवेपोरेशन में जाएगा, जो बॉटम लेयर होगा वो नहीं जाएगा। टॉप लेयर के बाद सेकंड लेयर के बाद थर्ड लेयर, ऐसा होता है, ठीक है भाई। समझ गए? ऐसा जो टॉप लेयर है वो हमेशा क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? और फिर जो सेकंड लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो लेगा, ऐसे करके लेयर बाय लेयर इवेपोरेट होता रहता है। एज सुन एज द मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड स्टेट वी से इट हैज इवेपोरेटेड, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, जैसा जैसा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे आप, एज वी इंक्रीज द सरफेस एरिया द इवेपोरेशन इज मोर देन यूजुअल। एक ग्लास में जो पानी रखा है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन और उसी पानी को आप प्लेट में डाल दीजिए, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर हो, सरफेस एरिया बढ़ गया, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर का, ठीक है। सेकंड वन इज टेम्परेचर, बाय राइजिंग द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा। मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन, हायर द टेम्परेचर हायर द इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी, less the humidity less the rate of evaporation, more the humidity less is the evaporation। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम रहेगा विंटर के सीजन में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होता है। रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। समझ गए बात को? यानी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होगा। ऊपर और दोनों स्पेस में देखो, सरफेस एरिया केस में और टेम्परेचर के केस में दोनों को आप बढ़ाते हैं, आप इवेपोरेशन का रेट बढ़ाते हैं। ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन घटाते हैं एक्चुअली, ठीक है। क्लियर हो गया? व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो एंड द वाटर इवेपोरेट्स वेरी स्लोली। क्लियर हो गया? व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई एंड द वाटर इवेपोरेट्स मोर रैपिडली। क्लियर हो गया? तो थ्री कंडीशंस हम लोग देखे, पहला सरफेस एरिया, सेकंड वन इज टेम्परेचर, थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी एंड द फोर्थ इज विंड स्पीड। कपड़ा कब सूखता है ज्यादा जल्दी? जब हवा तेज चलती है ना, मॉलिक्यूल्स ले लेके उड़ जाता है ना। यानी विंड स्पीड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस, ध्यान रखना, the particles or the molecules of water vapor move away with the wind decreasing the amount of water vapor। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका मतलब मोर द विंड स्पीड मोर द इवेपोरेशन। क्लियर हो गया? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। ऐसा क्या लटका हुआ है, कपड़ा लटका हुआ तुम्हारा, ठीक है, रूम में, और ये ओपन सरफेस स्पेस में, किसमें जल्दी सूखेगा? ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कौन बताएगा? रूम में कपड़ा जल्दी नहीं सूख रहा है, बाहर में सूख रहा है, क्यों? क्योंकि बाहर में जो हमारा एयर है वो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स को ले लेकर के वहां से हटता जा रहा है। तुम्हारे रूम का जो एयर है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर के भी वहीं ठहरा हुआ, इसीलिए हवा बहने से क्या होता है,
रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है। ठीक है, रीजन इज द सेम। ठीक है, विंड स्पीड की वजह से। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? रेनी डे में हमारा जो पानी है वो जल्दी नहीं सूखता है, जबकि नॉर्मल डे में जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ क्योंकि रेनी डे के लिए ह्यूमिडिटी ज्यादा है। हाँ, अब है कि इसमें रेनी डे में बारिश हुई, एक जगह जमा हो गया ज्यादा पानी, अगले दिन देखते हैं पानी गायब हो गया। क्यों? सरफेस एरिया। हाँ, ग्रेटर सरफेस एरिया क्या होता है? जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएगा, उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? क्योंकि फसल में हाँ, कैटली में क्यों रखते हैं हम लोग ऐसा? हाँ उसके अंदर सब किसी भी आता हाँ, ठीक है। और हम लोग जब चाय पीना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको? ऐसा, या ऐसा मम्मी लोग भी करती है, सब्जी को जल्दी ठंडा करना है तो प्लेट में डाल देती है। ऐसे क्यों करती है? वैसा भी सरफेस एरिया एक्चुअली बढ़ा रहे हैं हम लोग वहाँ, नहीं। और अगर हमको गर्म रखना है तो उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। समझ बात आ गई? क्लियर हो गया? मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन, लेस द सरफेस एरिया लेस द इवेपोरेशन। ठीक है, वेपराइजेशन क्या है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है भाई, और इसका दो पार्ट हो गया, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या होता है? एट सर्टेन टेम्परेचर एक्सटर्नल हीटिंग जो है उसमें रिक्वायर्ड होता है। इवेपोरेशन में एक्सटर्नल हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। मास में है ना, डज नॉट अकर ओनली एट द सरफेस, हैपेंस एट अ होल। जब भी बॉइलिंग होगा होल एंड सोल वाटर में होगा। इवेपोरेशन जो है ये सरफेस पर होता है, सरफेस फेनोमेनन है ना, सिर्फ सरफेस पर होता है। नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड ये भी डिपेंड करता है। हीटिंग टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर, और क्या था? ह्यूमिडिटी। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, मटका इसको बोलते हैं, मिट्टी का घड़ा, उसमें ठंडी के महीना में पानी, बोलो जल्दी से, गर्मी के महीना में ठंडा रहता है, ये क्वेश्चन है। ठंडी में तो सब कुछ ठंडा ही रहता है। ठीक है, मसला गर्मी में ठंडा करना है ना। देखिए भाई, मिट्टी का बर्तन जो होता है उसका आउटर सरफेस क्या होता है? पोरस होता है ना, परमिएबल होता है। तो उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स आता है बाहर और वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन जो होता है वो भीतर का टेम्परेचर लेकर के होता है, जिस कारण से भीतर का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अर्थन पॉट में क्या होता है, जो पानी रखा जाता है वो ठंडा रहता है। ठीक है, किसी को समझने में परेशानी तो बता सकते हैं भाई। चलिए देखिए, ठीक है। What do you feel when spirit is applied on your hand? ठंडा फील होता है ना, क्यों होता है समझ में आ रहा है? ठीक है, spirit applied at that region absorbs latent heat energy from the hand and evaporates, hence that region becomes colder. Why do we see water droplets on the surface of bottle containing cold water? एटमॉस्फेयर का वाटर जो है वो कंडेंस होकर के वहां चिपक जाता है, नहीं? क्यों कंडेंस होता है? कंडेंस क्यों होता है भाई? इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन, वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द cold surface of the bottle and hence get condensed into liquid, hence we see water on the surface of the bottle. These are the basic questions. Why should we wear cotton cloths in summer? Yes, during summers we perspire more due to the mechanism of our body which keeps us cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. सिंथेटिक मटेरियल जो है ये वाटर का गुड एब्जॉर्बर नहीं होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन तुम्हारा नहीं हो पाता है। इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा तुम्हारा कूलिंग उतना बेहतर फील होगा। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।